खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से और प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जे के गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। सामीन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जहां यौम आशूरा के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, ग्राउंड ज़ीरो पर आपको लिए चलेंगे कि जम्मू कश्मीर समेत लद्दाख और मुल्क भर के अंदर क्या कुछ चल रहा है। उसके साथ साथ बात अफ़गानिस्तान की भी होगी, बात मुल्क के अंदर सियासत की भी होगी और जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। और हस्बे वादा 9:40 के आसपास जब हम आपके साथ बात करते रहेंगे तो फ़ोन लाइन्स भी खुल जाएंगी, आप और हम बात करेंगे और आपके मसाइल का हुकूमत तक पहुंचाने की भी सही और कोशिश जो है हमारी तरफ से की जाएगी। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए मेरा साथ दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त दे रहे हैं आसिफ रशीद। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले तारीख पर आज की नज़र डालते हैं, यानी माजी में आज के दिन क्या कुछ हुआ था। ज़रा फटाफट से इसको देख लीजिएगा। खुशामदीद, सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम का आगाज तय फॉर्मेट के मुताबिक और सबसे पहले आज के दिन पर यानी 19 अगस्त के दिन क्या खास हुआ वो जरा आप तक पहुंचाते हैं। 1600 में आज ही के दिन मुगल शहंशाह अकबर ने अहमदनगर को फतह किया। आज ही का दिन था, यानी इस जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से जब आप देखते हैं 1919 में अफगानिस्तान को बरतानिया से आज़ादी मिली। अफगानिस्तान के हवाले से मजीद बात थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन ब्रिटिशर से आज के दिन इस अहम खिते के इस खूबसूरत इलाके को, जो आज के दिन में शायद उतना खूबसूरत ना हो, लेकिन आज के दिन आज़ाद कराया गया था। 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ₹1 का सिक्का तैयार किया। आज ही का दिन था और मंजर आम पर लाया। आज से सिक्के का इस्तेमाल भी होने लगा 1757 में। इसके अलावा 1964 में मवासलाती सैटेलाइट सिनकोम 3 का तजुर्बा भारत की तरफ से किया गया, जिसके बाद खला में जाने का जो भारत का एक सपना था या ख्वाब कह लीजिए, वो काफ़ी हद तक पूरा होता नजर आया। 1978 में ईरान के एक सिनेमा घर में आग लगी और 422 अफराद झुलस गए। बाद में हालांकि इस तरह की भी खबरें आई, आग लगाई गई, लेकिन शॉर्ट सर्किट सबसे बड़ी वजह बताई गई थी इस आग की। 1978 में बड़ी तब्दीलियां उसके बाद देखी गई, लेकिन सिनेमा घर के अंदर आग लगने से 422 लोग 1 घंटे के अंदर झुलस गए थे, जबकि 600 के करीब जख्मी भी इस हादसे में हुए थे। चलिए जी, अब बढ़ते हैं जी आगे। आज के दिन की तारीख पर एक तो नज़र हमने डाली दी है, लेकिन बढ़ते हैं फटाफट से आगे और शुरुआत ज़रा अफगानिस्तान से जल्दी से आपको बताते चले कि क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है और क्या कुछ आलमी ताकतें कर रही हैं। अमेरिका एक तरफ से, अक़वाम मुत्तहिदा एक तरफ से, और सलामती काउंसिल के बाद G7 का इजलास और दीगर चीज़ों के हवाले से कल हमने आपको अपडेट तो कर ही दिया था। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो ये आ रही है कि IMF ने अफ़गानिस्तान के लिए जो रकूमात थी, जो फंड्स थे, उसको फ़िलहाल सस्पेंड कर दिया है। एक बड़ी डेवलपमेंट जो इस वक्त सामने आ रही है कि IMF ने सस्पेंड किया एक्सेस अफ़गानिस्तान के लिए जो फंड्स रखे गए थे उसको, और साथ साथ ये भी साफ कर दिया गया है कि मुल्ला बरादर जो है वो ही आने वाले 24 घंटों के दौरान अफ़गानिस्तान के सरपरस्त के तौर पर, सदर के तौर पर सामने आ सकते हैं। मुल्ला हिबतुल्लाह जो है वो सरकार का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, वो एज अ सुप्रीम लीडर के तौर पर सामने आ सकते हैं। एक ईरानियन कॉन्सेप्ट, जो ईरान का कॉन्सेप्ट है, उसको लगभग सामने रखते हुए आगे चलने की कोशिश की गई है ना। दो चीज़ें इकट्ठे मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो IMF जो एक माली इदारा है, एक बहुत बड़ा इदारा है, उनकी तरफ से ये फैसला लिया गया कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड जो है उनकी तरफ से ये फैसला लिया गया कि अफ़गानिस्तान को अब अफ़गान विल नो लॉन्गर बी एबल टू एक्सेस द रिसोर्सेज। ये जो बड़ी बात इस वक्त सामने रखी गई है, ट्वीट के ज़रिए से इस पूरी खबर को जो है वो सामने रखा गया है। और तालिबान का इस पर रद्दअमल अभी आना बाकी है, लेकिन IMF के तर्जुमान की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि अभी कोई क्लियरिटी जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने नहीं है कि अफ़गानिस्तान के अंदर निज़ाम कैसा होगा, हुकूमत का तर्ज अमल क्या कुछ होगा और हुकूमत की रिकग्नाइजेशन कौन कौन करेंगे। इसलिए फ़िलहाल जो रिसोर्स था $370 मिलियन का, अब वो फ़िलहाल जी रोक दिया गया है। और ये अमल जो है ये पूरा अमल जो है वो शुरू हो गया। और IMF का मानना है कि वहाँ उनकी टीम जो है वो अफ़गानिस्तान भी जाएगी और शायद 23 तारीख, गालिबन 23 तारीख का दिन दिया गया है जब IMF की टीम अफ़गानिस्तान में जाकर सूरत हाल का जायज़ा ले सकती है। ये तभी मुमकिन है जब इंटरनेशनल परवाज़ों को चलने की इजाज़त होगी, तभी जाकर ये टीम भी जो है वो जा सकती है। फ़िलहाल IMF की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स
SDR जो था अफगानिस्तान के लिए उसे ब्लॉक कर दिया गया है और इस तरीके से जो एक्सेस पैसों का था अफगानिस्तान के लिए वो नहीं हो सकता है। इसके साथ साथ जब IMF की हम बात करते हैं तो IMF ने इस पूरे मामले की जानकारी जो है वो दे दी है जी अक़वाम मुत्तहिदा को भी। इधर अब हुकूमत की जब हम बात करते हैं तो अफ़गानिस्तान ज़राया और अफ़गानिस्तान मीडिया की अगर हम खबरों को सही माने तो मुल्ला बरादर लगातार मशावरत में, पहले दोहा के अंदर थे, फिर कंधार आए और कंधार में रात गुजारने के बाद यह मशावरत का सिलसिला जो है वो जारी रहा है और माना जा रहा है कि मुल्ला बरादर जो है वो लाइकली नेक्स्ट प्रेसिडेंट हो सकते हैं अफ़गानिस्तान के। और उसके साथ साथ मुल्ला हैबतुल्लाह साहब जो है वो फ़िलहाल सरकार का हिस्सा नहीं बन सकते हैं तालिबान के मुख्तलिफ ज़राया से। और जो अफ़गानिस्तान का सोशल मीडिया है उसको जब आप खंगालते हैं तो इस तरीके की बात जो है वो सामने आ रही है। लेकिन अभी भी 24 घंटों से ज़्यादा वक्त का इंतज़ार करना होगा जिसके बाद ही कोई हतमी फैसला जो है वो निकल सकता है तालिबान के हवाले से, क्योंकि तालिबान एक कमांडर वाला मामला नहीं है, कई जो कबाइल है उन पर मुश्तमिल ये पूरा ग्रुप बनाया गया है। और इस बार और सन 96 के तालिबान में काफ़ी वाज़िया फ़र्क भी आज साफ नज़र आ रहा है। जहां मशावरतों का सिलसिला चल रहा है, जहां ग्राउंड ज़ीरो पर बातों की बात कैसे हो उस पर बात हो रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जब कंधार के अंदर मुल्ला बरादर पहुंचे थे तो किस तरीके से उनका इस्तकबाल तालिबान के लीडरों की तरफ से किया गया। तो तकरीबन 20 साल के वक्फे के बाद दोबारा उन्होंने अफगानिस्तान की सरजमीन पर जब जो ही कदम रखा तो उसके फ़ौरन बाद सूरत हाल क्या कुछ थी आपके सामने है। अब ये तैयारा जो है ये भी एक कहानी है जी, किस तैयारे में वो आए, ये भी अमरीकी तैयारा है और फैसिलिटेशन के तौर पर अमरीका इस वक्त सब कुछ कर रहा है तालिबान के लिए। लेकिन आगे चल के हम आपको बताएंगे कि आगे परेशानियां क्या कुछ होनी है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो कई केसेस है तालिबान को लेकर उनका अब मुस्तकबिल के अंदर क्या कुछ होगा। आसिफ, बिल्कुल बड़ी बात है, लेकिन इन सब के बीच में जहां एक तरफ हम बता रहे हैं कि IMF की तरफ से फंड्स इस वक्त रोके गए हैं, जो रसाई मुमकिन थी वो फिलहाल रोक दी गई है। हुकूमत की क्या कुछ सोच होगी, नई हुकूमत कैसे काम चलाएगी, निज़ाम पर तमाम चीज़ें डिपेंड करेंगी और उसके बाद आगे का फैसला IMF की तरफ से तय किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो रकूमात मिलती थी बाकी ममालिक की तरह कई मुश्किल हालात में भी ये पैसा दिया जाता था वो रोक दिया गया। लेकिन इस बीच अफगानिस्तान के साबिक सदर की भी बात आपको सुनाते हैं, चूंकि अशरफ गनी का बयान सामने आया और बड़ी खबर इस वक्त की है कि अशरफ गनी की तरफ से ये दूसरी बार हालांकि उनका बयान है लेकिन सफाई वाज़े तौर पर देते हुए पहली बार सामने आकर मुल्क छोड़ने के बाद उन्होंने दी है। और काबुल में रहता तो खून खराबा तय था, अशरफ गनी का बड़ा बयान। और तालिबान को उनके बयान के मुताबिक इक़्तिदार मुंतकिल करना चाहता था लेकिन ज़बरदस्ती मर्जी के खिलाफ उन्हें अफगानिस्तान से निकाल दिया गया। यह अशरफ गनी का उन्होंने फेसबुक और दीगर समाजी राब्ता साइटों पर जो ट्विटर के जरिए भी अपना एक वीडियो बयान जारी किया है तकरीबन 9 मिनट का, जिसमें तमाम तर मामलात और ये इल्ज़ामात जो उन पर थे कि मुल्क के बड़े बैंकों का पैसा लेकर वो मुल्क से फरार हो गए हैं, इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। दूसरी तरफ ये भी उन्होंने साफ किया है कि वो पहले से ही इस तरह का मन बना चुके थे कि तालिबान जैसे काबुल के अंदर आएगा तो इक़्तिदार उनको सौंपा जाएगा, लेकिन उससे पहले ही मर्जी के खिलाफ उन्हें यहाँ से निकाल दिया गया। अब इस पर कुछ सवाल भी ज़रूर उठ रहे हैं कि जब वो मुल्क से निकले या काबुल से जब वो निकले तो मुशावरत कुछ अपने लोगों के साथ उनकी होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। तजाकिस्तान चले गए और वहाँ से बाद में उनको तैयारा देने से भी मना किया गया। लेकिन अपने बयान में उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि आज के वक्त में अगर वो काबुल में रहते तो शायद हालात और भी बिगड़ सकते थे, खून खराबा हो सकता था। लेकिन वापसी का भी उन्होंने इशफाक ये कहा कि उन्होंने मन ज़रूर बनाया है, मुमकिन हो तो वो जल्द काबुल भी लौट आएंगे। बहरहाल उनकी दरख्वास्त को कबूल किया है जी UAE ने, और UAE ने बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें वहाँ पर पनाह दे दी है और हुकूमती ज़राया के हवाले से भी इस बात की तस्दीक जो है वो कर दी गई है। ये दूसरा मौका होगा जब अशरफ गनी की तरफ से बात सामने रखी गई हो। और बड़ा इम्पॉर्टेंट ये है जी क्योंकि जब हम देखते हैं तजाकिस्तान की एम्बेसी की तरफ से जब बात सामने रखी गई तो उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपया और मिलियंस डॉलर जो है जी वो अपने साथ ले गए। और अशरफ गनी साहब का मानना है कि मैं जी 2 कपड़े जोड़े जो लगे हुए हैं और एक जूती जो पहनी हुई थी बस इसको लेकर निकला हूँ, बाकी सब कुछ वहीं पर है। तो एक तरफ से ये बयान सामने आया है। लेकिन इस बयान के साथ साथ अब जी कुछ और डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है नेटो का क्या कुछ रद्दअमल रहा है, उस हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि नेटो के चीफ 20 अगस्त को मीटिंग कर रहे हैं जी अफ़गानिस्तान को लेकर। यानी नेटो अफवाज, कल हमने कहा था आपको कि किस तरीके का सूरत हाल वहाँ पर नेटो मुल्कों के अंदर है, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि 20 अगस्त यानी कल का दिन जो है
वो नेटो के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट होगा जी। वहाँ पर हतमी राय बनाई जाएगी कि नेटो ने मुस्तकबिल के अंदर क्या कुछ करना है। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल के बीच नेटो अफवाज का क्या कुछ रोल रहेगा अफगानिस्तान के अंदर, इस पर जो है वो कल गुफ्तगू होनी है। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो डिटेल सामने आ रही है, जो बातें सामने कही गई हैं, वो यही है, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया था कि जो डिस्कशन अब है वो अक़वाम मुत्तहिदा की कुछ सेक्शंस को लेकर है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है जिसके अंदर तालिबान इस वक्त उभर कर सामने आई है, इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुल्ला बरादर जो पपलजई कबीले से, पश्तू कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं और तालिबान के फाउंडर मेंबर्स में इन्हें माना जाता है। उसके साथ मुल्ला मोहम्मद उमर जो पहले चीफ रहे हैं, उनके बेटे आजकल इसको हेड कर रहे हैं जी, दूसरे फैक्शन को, वो एक और ट्राइब को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये दोनों आपस में एक थे, इसलिए अमेरिका ने इन्हें ब्रदर का लफ्ज़ कहा था, ब्रदर्स कहा था, तो ये मुल्ला ब्रदर्स की तरफ से सामने आया था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि कल कोई कह रहा था कि इसकी थोड़ी सी भी बात हो, तो जल्दी से ये मैं बातें आपके सामने रख रहा हूँ। अब जब ये मुल्ला ब्रदर्स का नाम सामने आया तो अब आप याद रखिएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा UNSC के अंदर 1272 शिक के तहत साल 2001 में दोनों को लिस्ट टेररिस्ट के अंदर डाल दिया गया है। आज अमेरिका उनके साथ बात कर और अमेरिका के कहने पर 1272 के तहत इनको उस शिक के अंदर डाल दिया गया था। उसके बाद अमेरिका का अफ़गानिस्तान की जब हम बात करते हैं तो एक बड़ा नाम है जी सिराजुल हक हक्कानी, जो इमर्ज हुआ, ऑफिशियल पार्ट बना बाद में इस पूरे रिजीम के अंदर, तो उनका भी एक हायर हायरार्की में जब आप देखेंगे तो उनका एक बड़ा नाम है और वो किस तरीके से यहाँ पर फिट बैठते हैं इस पर भी सबकी नज़र रहेंगी। लेकिन हक्कानी नेटवर्क को लेकर भी आपको याद होगा कि UN रेजोल्यूशन 1272 जो 2007 में आई, उसमें US ने इनाम रखा जी $5 मिलियन हक्कानी नेटवर्क के चीफ के ऊपर। आज हक्कानी नेटवर्क को मॉनिटरिंग में भी रख रही है अफगानिस्तान के अंदर और फैसिलिटेशन भी हो रही है और सब कुछ चल रहा है। तो तब क्या था, अब क्या है, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। तालिबान जो इस वक्त लड़ रहा है जी, अच्छा एक डेवलपमेंट इस वक्त जी आ रही है जी तालिबान के हवाले से, वो है जो मुजस्मा खड़ा किया गया था जी तालिबान की इख्तिताम के बाद बामियान शहर के अंदर। हज़ारा कबीले के जो लीडर है अब्दुल अली मज़ारी, उनका मुजस्मा जो है वो तोड़ दिया गया है और ये वही लीडर है जी अब्दुल अली मज़ारी साहब, जिन्हें तालिबान रजीम के अंदर गिरफ्तार किया गया था और बाद में इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर फांसी दे दी गई थी। और जब तालिबान का रजीम ख़त्म हुआ था तो इस इलाके के अंदर उनका बाज़ाब्ता तौर पर मुजस्मा बना दिया गया था गजनी इलाके के अंदर और आज वो तोड़ दिया गया और उसके बाद सूरत हाल थोड़ी सी कशीदा वहाँ पर ज़रूर नज़र आ रही है। बढ़ते जी आगे, तालिबान के हवाले से एक और खबर भी है, आसिफ आपको डिटेल के साथ बताएंगे। जी आसिफ। बिल्कुल, अफगानिस्तान के हवाले से बात हो रही है तो इक़्तिदार की मुंतकली के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं और काबुल के अंदर मुलाकातों का सिलसिला आज दिन भर भी जारी रह सकता है। जहाँ पर गुज़श्ता रोज़ से ही काबुल के अंदर मुलाकातें तेज हुई हैं, तालिबान को इक़्तिदार की मुंतकली का अमल मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और काम यहाँ पर शफाफियत के साथ शुरू करने की कोशिश है। अनस हक्कानी की हामिद करजई और अब्दुल्ला से मुलाकात हुई है। जमहूरियत नहीं, अफगानिस्तान में सिर्फ शरई कानून है, तालिबान का ये बयान भी साथ साथ आया है। आज हुकूमत साजी पर माना जा रहा है कि मजीद बातचीत हो सकती है, लेकिन गुज़श्ता रोज जो मुलाकातों का सिलसिला हुआ उसमें इन मुलाकात में सबसे अहम मोड़ ये आया कि जो पुराने करजई कबीले के अहम रुकन भी हैं और साबिक सदर भी हामिद करजई और दूसरी तरफ अब्दुल्ला जिनका एक कलीदी रोल रहा है दोहा और काबुल के दरमियान मुज़ाकराती अमल और अमेरिका और अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनको करीब लाने के लिए, उनके साथ अनस हक्कानी ने मुलाकात की है। वही अनस हक्कानी जिनके मुतालिक थोड़ी देर पहले आपको इशफाक बता रहे थे कि कितना इनाम अमेरिका की तरफ से रखा गया था। और हक्कानी नेटवर्क का आपने नाम सुना होगा, जो मगरबी पाकिस्तान से लेकर मशरकी हिस्सों तक काफ़ी वक्त तक सरगर्म रहा कुछ हिस्सों के अंदर, लेकिन ज़्यादा इसका असर जो है वो जलालाबाद से लेकर काबुल तक देखा गया और अब उसे भी हुकूमत में शामिल करने की कोशिशें तेज़ हो गई हैं। और एक पूरा डेलीगेशन जो कि अब्दुल्ला के साथ हामिद करजई से मुलाकात हुआ है, उसमें अनस हक्कानी के साथ उनके छोटे भाई और दीगर कुछ करजई कबीले के लोग भी मुलाकात करने पहुंचे थे, जहां हुकूमत साजी का अमल तेज़ कर दिया गया है।
ये बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। अब जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जो ये नया रिजीम तालिबान का है जी, इनका साफ तौर ये कहना कि डेमोक्रेसी नहीं होगी जी, शरिया कानून के तहत ही सब कुछ चलेगा। तो एक तो इसकी एक और वजाहत कर दी गई है। अब ये शरिया वाला मामला जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको देखना पड़ेगा कि तालिबान इसको कैसे इंटरप्रेट करती है, क्योंकि हर एक के नज़र के जाविये से अपने अपने तरीके से शरिया का इंटरप्रेट किया जाता है, और तालिबान किस वाले पार्ट को इंटरप्रेट करेगी ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब इफ्स एंड बट्स के साथ, शराइत के साथ आप चलने की इजाज़त देते हैं तो उसके बाद सवाल बहुत ज़्यादा उठते हैं, और वो सवालों का जवाब इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर कैसे दिया जाएगा, तालिबान के लिए इस वक्त ये एक बड़ा मसला होगा। क्योंकि आपको याद होगा, कहा गया कि आम माफ़ी है, इसका वेलकम किया गया। उसके बाद कहा गया कि ख़वातीन ने काम करना जी शरिया के दायरे में करना है। अब ये शरिया की इंटरप्रिटेशन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो शरिया की इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ अंदाज में की जाती है मुख्तलिफ मसलों पर। तो यहाँ पर तालिबान किस वाले मसले को कैसे लेगी, इस पर सबकी नज़र होगी। गालिबन यही बड़ी वजह है कि इस बार एक बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाने के बजाय, एक बड़ी सरकार बनाने के बजाय एक काउंसिल बनाने की तैयारी में है, ताकि वो सारा एक सुप्रीम लीडर के ताबिया रहे और सुप्रीम लीडर की मोहर के बाद ही वो आगे बढ़े। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ईरान के अंदर चल रहा है, लगभग उसी पैटर्न पर आगे बढ़ने की कोशिशें काबुल के अंदर भी की जा रही है। जी आसिफ। बिल्कुल, काबुल के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर अब आपको बताते हैं कि भारत और अफगानिस्तान क्या करीब आ सकते हैं, इसके लिए दरवाजा खुल सकता है या नहीं। लेकिन ट्रेड के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर कि अफगानिस्तान से जो दरामदात या बरामदात का सिलसिला था, अफगान तालिबान ने काबुल पर कब्जे के बाद बड़ा फैसला किया है कि काबुल से भारत के साथ जो तिजारत है उस पर फिलहाल रोक लगी है, और इससे भारत के अंदर क्या असर पड़ेगा थोड़ी देर में तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन ड्राई फ्रूट समेत कई सामान महंगे हो जाएंगे। ये पहला बड़ा फैसला अब तक का जिस पर भारत की तरफ से रद्द-ए-अमल आना बाकी है। हो सकता है कि थोड़ी देर में सरकार की तरफ से भी बयान जारी कर दिया जाए। लेकिन ड्राई फ्रूट समेत चीनी या दीगर जो मुतअद्दिद चीजें काबुल से भारत आती थी और यहां से सामान जाता था, उसमें सबसे ज्यादा ड्राई फ्रूट का कारोबार होता था। वो दरामद करना या बरामदगी का सिलसिला जो था उस पर रोक लगाने का फौरी तौर ऐलान कर दिया तालिबान ने। और ये पहली बड़ी डेवलपमेंट है पिछले 100 घंटों के अंदर, जब से 15 अगस्त के बाद आप देख रहे हैं तालिबान के अंदर, तालिबान ने ये सारी हलचल मचाई है जब से काबुल पर कब्जा किया है। उसके बाद पहला बड़ा फैसला, पहला बड़ा ऐलान तालिबान की तरफ से किया गया है कि भारत की तरफ से फिलहाल जो तिजारत हो रही थी वो इस वक्त रोक दी गई है, जिस पर भारत का रद्द-ए-अमल अभी तक सामने नहीं आया। डॉक्टर अजय शाही जो डायरेक्टर जनरल है, मैं जरा रिएक्शन के तौर पर आपको बताते चलूं। डॉक्टर अजय शाही, डायरेक्टर जनरल फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO, इनकी तरफ से बयान जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया कि तालिबान की तरफ से हर एक मूवमेंट को रोक दिया गया है, यानी नकल हमल को रोक दिया गया है। कार्गो वाले नकल हमल पर भी रोक लगा दी गई है, और जो ट्रांजिट रूट पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान जाता था उस पर भी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं, यानी न कुछ आएगा और ना ही कुछ यहाँ से वहाँ जाएगा। तालिबान ने इस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी कर दी है। और साथ साथ डॉक्टर अजय का मानना है कि वो इस पूरे मामले पर नज़र रख रहे हैं और इंपोर्ट किस तरीके से आगे बढ़े, ट्रांजिट रूटों पर क्या कुछ सूरत हाल होगी, जब तक ये चीज़ें वाज़िया नहीं होंगी तब तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। तालिबान की तरफ से फ़िलहाल हर एक नकल हमल पर, यानी हर एक मोमेंट पर पाबंदी आयद कर दी गई है, और बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान भी तालिबान की इंटरीम लीडर्स की तरफ से वहाँ पर किया गया है। भारत की तरफ से अब आगे क्या होगा, रिलेशंस कैसे बनेंगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। आपको याद होगा कि कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जब मीटिंग हुई तो इकोनॉमिक कमेटी की भी मीटिंग उसी के साथ हुई थी, जिसमें इन सभी मामलों पर जो है वो तबादले ख्याल भी किया गया था। और अब ज़रा माजी की ओर चलिए तो दोनों मुल्कों के बीच तिजारत का मामला कैसा था जी। लार्जेस्ट पार्टनरशिप है जी अफगानिस्तान के साथ। एक्सपोर्ट जो हुआ है उसमें तकरीबन 835 मिलियन जो हुआ है साल 2021 के दौरान हुआ है, और इंपोर्ट जो हुआ है वर्थ अराउंड 510 मिलियन डॉलर जो है वो इंपोर्ट भी किया गया है। उसके साथ साथ जब आप इसको और ज़्यादा खंगालेंगे तो पता लगेगा जी ये आज नहीं, जब माजी में भी हालात ख़राब थे तब भी ट्रेड चला था, लेकिन इस तरीके से झटका जो है अफगानिस्तान की तरफ से पहली बार दिया गया है। करंटली भारत एक्सपोर्ट प्रोफाइल उसमें क्या क्या आता है जी। एक्सपोर्ट प्रोफाइल में क्या क्या आता है, चीनी आता है, कुछ दवाइयाँ आती हैं जी, एप्रिकॉट आता है जी, चाय, कॉफ़ी, स्पाइसेस और ट्रांसमिशन टावर्स। और इंपोर्ट के लेकर
जो इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट में क्या क्या है जी, ड्राई फ्रूट्स मेनली वहाँ से आते हैं, और उसके साथ साथ प्याज की एक बड़ी खेत वहाँ से आती है, और कुछ और खाने पीने की अशिया आती है। DIO जो है, DG FIO जो है, उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि उन्हें उम्मीद है कि अफगानिस्तान के अंदर जो हालात बेहतर होंगे, तिजारत की ओर भी उनकी नज़र जाएगी, और उसके साथ साथ हालात बेहतर होने के बाद ही इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये थी जनाब तिजारत के हवाले से बात, जो अफगानिस्तान के साथ फिलहाल रुक गया है, क्योंकि तालिबान ने फिलहाल हर एक नकल हमल पर पाबंदी आयद कर दी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात अफगानिस्तान की हो रही है, तो अफगानिस्तान की सारी सूरत हाल का असर इस वक्त जो कुछ ममालिक पर पड़ रहा है, और उनमें अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका के हजारों शहरी हैं आज के वक्त में भी जिनको बहिफाजत वापस वतन लौटाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। और इस बीच अब अमेरिकी सदर जो बाइडन का बयान सामने आया है, जिसमें उनकी तरफ से एक बार फिर ऐलान किया गया कि तकरीबन अफगानिस्तान के अंदर तमाम जो फौजी हैं वो तब तक रहेंगे जब तमाम शहरियों को मुकम्मल तौर पर वापस ना लाया जाए, वहां से बहिफाजत उनको अमेरिका ना पहुंचाया जाए, तब तक उनकी अफवाज वो अफगानिस्तान के अंदर रहेंगी। और तकरीबन 24 घंटों के दौरान 2000 के करीब लोग हैं, जिनमें अमेरिकन भी शामिल थे, सैकड़ों की इनकी भी तादाद बनती है, जो कि अमेरिका की फ्लाइट से, अमेरिका की परवाजों का लेकर वहां से इनका सहारा लेकर काबुल से निकले हैं। उन सभी शहरियों को जब तक ना निकाला जाए, तब तक अमेरिकी सदर जो बाइडन के बयान के मुताबिक अपनी फौज को वो काबुल में रखेंगे, जहां पर अब तक काबुल एयरपोर्ट समेत दीगर चंद अहम इलाके हैं, कम तादाद है लेकिन अभी तक उनके मुकम्मल कंट्रोल में। और 15,000 के करीब अमेरिकी शहरी अफगानिस्तान में जो मौजूद थे, उनमें एक बड़ी तादाद को अब तक निकाला जा चुका है, लेकिन आज के वक्त में भी बाकी मौजूद हैं। अमेरिकी सदर के बयान के साथ साथ आपको भारतीय वज़ीर ख़ारजा के हवाले से भी बात बताते हैं, चूंकि भारत और अमेरिका के दरमियान भी मुसलसल अफगानिस्तान की सूरत हाल पर राबते हो रहे हैं, और लगातार बात की जा रही है कि आगे की सूरत हाल को लेकर किस तरह के फैसले लिए जाए। लेकिन वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, जिनको अमेरिका के दौरे पर जाना था, उनकी तरफ से अब जो है अमेरिका के इस हफ्ते जो दौरा होना था, वो फिलहाल मजीद कम करने का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि हालात ऐसे बन रहे हैं जहां पर शहरियों को निकालना अव्वलीन तरजीह दी जा रही है तमाम हुकूमतों की तरफ से। इसलिए इस दौरे का खास मकसद माना जा रहा, और अब वो यूनाइटेड नेशंस जो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास जो हो रहा है, उसके बाद वो वापस पहुंचे हैं। 2 मीटिंग्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, जिनकी सदारत भारत करेगा, उसका हिस्सा भी खुद वज़ीर ख़ारजा होंगे। इसलिए उन्होंने अमेरिका के इस दौरे पर भी जो पहले से ही तय शेड्यूल था उसके मुताबिक जाना था, लेकिन इसे फिलहाल थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया है। लेकिन सूरत हाल डिस्कस फिलहाल अफगानिस्तान की हो रही है। चलिए अफगानिस्तान के बाद जरा एक और खबर मुल्क की करते हैं, लेकिन मामला जरा सऊदी अरब का था, क्योंकि आज से तकरीबन 604 दिन पहले एक फेसबुक पोस्ट किया गया था, और उस फेसबुक पोस्ट को करने के लिए यानी फेसबुक पर कमेंट किया गया और उसे पब्लिश किया गया, और उस के करने के बाद कर्नाटका का शहरी सऊदी अरब में बंद रहा, और तकरीबन 604 दिन तक कैद में रहने के बाद उसकी रिहाई अब मुमकिन हो गई है। 30 साल नौजवान कल वतन वापस आया है, और उन्होंने उस वक्त एक फेसबुक पोस्ट के ज़रिए से सऊदी हुकूमत और सऊदी हुकूमत से मुंसलिक कुछ मामलों पर अपनी राय रखी थी फेसबुक पर, जिसके बाद सऊदी इंतज़ामिया ने उन पर शिकंजा कसा, उनकी गिरफ्तारी हुई, और सऊदी क्राउन प्रिंस के खिलाफ लिखने को लेकर उन्हें 604 दिन जेल के अंदर रहना पड़ा, जिसके बाद अब उन्हें माफ़ी मिली और कल उनकी वतन वापसी हुई है। उनका मानना है कि उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया, और ये मामला कब था, जब CAA का मामला चल रहा था और कुछ मामले सऊदी अरब से भी सामने आ रहे थे, तो उसको लेकर एक कमेंट उन्होंने किया था। उस कमेंट को लेकर, उस टिप्पणी को लेकर, उस बात को लिखने को लेकर 604 दिन उन्हें सऊदी अरब की जेल में रुकना पड़ा, और उसके बाद उनकी रिहाई अब मुमकिन हो गई है, और अब जाकर वो वापस मुल्क के अंदर आए हैं। तो फेसबुक पर जब भी आप कमेंट करें इंटरनेशनल शहरी इंटरनेशनल मामला को लेकर भी ज़रा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि आजकल पकड़ दकड़ इस पूरे मामले पर बहुत ज़्यादा हो रही है। बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा पंजाब की भी आपको बताते चले, क्योंकि पंजाब से की बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पंजाब के साबिक DGP को रात देर गए गिरफ्तार कर दिया गया है। बिल्कुल साबिक DGP है, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से PVB की तरफ से कार्रवाई की गई है, और साबिक DGP सुमेध सिंह की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जो Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी जिनको दी गई थी, लेकिन आमदनी से ज्यादा जो उनकी आमदनी है उससे ज्यादा असासे रखने का इन पर इल्जाम है। और इससे पहले जब आज पंजाब इंटेलिजेंस ब्यूरो पंजाब की तरफ से
जो कार्रवाई की गई है विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से, इससे पहले अदालत की तरफ से भी 2 बार इनको कहा गया था कि वो अपना पासपोर्ट जमा कराएं, क्योंकि इल्जामात उन पर काफी संगीन लगे थे। और 2 अगस्त को उनके खिलाफ और उनके 6 दीगर साथियों के खिलाफ एक रिश्वत तानी का मामला भी सामने आया था और बताया भी गया था कि कुछ फंड्स में खुर्द-बुर्द और जरूरत से ज्यादा असासे रखने का इल्जाम है। उसके बाद पहले मरहले में विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से पुलिस स्टेशन मोहाली में इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था और 1982 बैच के आईपीएस ऑफिसर सैनी, जो कि डीजीपी 2012 में पंजाब पुलिस के रहे हैं और 2015 में उनको उस वक्त हटाया गया था जब मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर कई चीजें उनके सामने आई थी। यानी जो हम आपको बता रहे हैं कि रिश्वत सतानी का मामला, आमदनी से ज्यादा असासे रखने या फंड्स का गलत इस्तेमाल, इन तमाम चीजों के सामने आने के बाद उनके खिलाफ एहतजाजों की एक लहर ने जोर पकड़ा और हुकूमत पर दबाव बना, जिसके बाद उनको साल 2015 में हटाया गया था। 2018 में उनकी रिटायरमेंट हुई, लेकिन सख्तदोशी के बाद भी पंजाब विजिलेंस की तलवार आज एक बार फिर लटकी है और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए जी, इसके बाद जरा आते हैं आगे, बात करते हैं WHO की, क्योंकि WHO की तरफ से बयान जारी कर दिया गया और यह बयान कब आया है, जब अमेरिका के अंदर बूस्टर लगाने की तैयारियों में मुल्क लग चुका है। यानी अमेरिका के अंदर अपने शहरियों को कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन का बूस्टर लगाया जाए, लेकिन WHO ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से अमीर मुल्क 2-2 वैक्सीन लगाने के बाद बूस्टर की तैयारी कर रही है, अभी दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अभी एक भी वैक्सीन नहीं लगाया है और गरीब मुल्कों के अंदर वैक्सीनेशन की हालत इंतहाई अबतर है। बजाय बूस्टर के हमें इस पर तवज्जो मरकूज करनी होगी कि किस तरीके से हम सभी लोगों तक वैक्सीनेशन को पहुंचाए। WHO के तर्जुमान की तरफ से बयान जारी करते हुए कहा गया कि फिलहाल इस तरीके का कोई भी डाटा सामने नहीं है जिसके बाद इस बात की शिद्दत महसूस की जाए कि बूस्टर की जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से कुछ मुल्क बूस्टर लगाने की दौड़ में आगे जा रहे हैं, उससे यह साफ लग रहा है कि दुनिया भर के अंदर इस वक्त भी किस तरीके से 2 खीमों के अंदर दुनिया बढ़ चुकी है। डॉक्टर स्वामीनाथन की तरफ से यह बयान जो है WHO की तरफ से जारी कर दिया गया है और यह साफ कर दिया गया है कि फिलहाल जो एदाद-ओ-शुमार दुनिया भर के अंदर सामने आए हैं, जिन लोगों की वैक्सीनेशन हुई है उन्हें बूस्टर की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अमेरिका समेत कुछ मुल्क बूस्टर लगाने की तैयारी में है, जो सरीहन उस बड़े काज के खिलाफ होगा जिसको लेकर अभी हम कोविड की कहानी बताने की तैयारी में थे। चलिए जी, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात करेंगे जम्मू कश्मीर की और आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के सूरत हाल, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल किस तरीके की है। ग्राउंड जीरो पर लिए चलेंगे जहां पर आशूरा है और अलम शरीफ के जुलूस बरामद होना शुरू हो गए हैं। थोड़े से छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।